Hello students, welcome to K2 Institute. So today we will be starting the next topic of chapter number 4 class 12 polity. अभी तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि what was the need of these international organization, why these international organizations are so important, इनका significance क्या है. तो हमने बेसिकली इस पूरे why के अंदर क्या क्या पढ़ा, what are the objectives और what are the important roles and functions of the international organization like UN, right? Now today in this video we will talk about the evolution of the UN. जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा जिस्ट दिया था कि यूनाइटेड नेशन ऐसा नहीं था कि एक दिन में बन गया. यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो एग्जिस्ट करती थी, बट इवेंचुअली जब वो फेल हुई तो उसको रिप्लेस कर दिया गया विद द यूनाइटेड नेशन. तो बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. The First World War encouraged the world to invest in an international organization to deal with the country. मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कंट्रीज को रियलाइज हो गया था कि भाई वॉर की जो सिचुएशन है उससे अल्टीमेटली दोनों पार्टीज का नुकसान होता है. पूरे वर्ल्ड में मतलब आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, इतना ज़्यादा मास लेवल पे लोगों की लाइफ का लॉस हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो आपके पावरफुल लोग थे उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर का तो कोई सिग्निफिकेंट रोल है नहीं, हम लोगों को अब क्या करना है, अब हम लोगों को पीस की तरफ मूव करना है. हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए जो कि इस चीज़ के ऊपर काम करे, जो कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे डील करने में हेल्प कर सके. काफी लोगों ने ऐसा बिलीव किया कि अब आगे चल के कोई वॉर नहीं होगा क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, मतलब जो भी दो कंट्रीज है जैसे कि ये और ये लड़ने वाले हैं, अब अगर इनके जो लीडर्स हैं वो आपस में बैठ के मीटिंग कर लेंगे तो मे भी हो सकता है कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े. तो उस टाइम पे लोगों ने ऐसा बिलीव किया था कि अब कोई वॉर नहीं होगा. तो एज अ रिजल्ट क्या बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था लीग ऑफ नेशन, right? So League of Nations was the organization that was formed after the World War One, right? However, despite its initial success, starting में तो League of Nations ने काफी अच्छे से काम किया और काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाए, बट आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ. वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ? 1939 से 45 तक. तो दैट मीन्स कि लीग ऑफ नेशन जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो लीग ऑफ नेशन फुलफिल नहीं कर पाया, राइट? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम लोगों ने लीग ऑफ नेशन को बनाया टू प्रिवेंट एनी फर्दर वॉर, बट स्टिल अगर वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिला तो दैट मीन्स लीग ऑफ नेशंस फेल्ड इन डूइंग इट्स पर्पस, इन डूइंग इट्स जॉब, राइट? तो इसीलिए और ज़्यादा जब लोगों की डेथ हुई और ज़्यादा लोग घायल हुए. वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग था और आपको मालूम होगा वर्ल्ड वॉर 2 में इवन हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर का भी यूज़ करके देख लिया था. आपको मालूम होगा यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया था 2 बार, हिरोशिमा एंड नागासाकी, और उसका जो इम्पैक्ट था वो आज भी देखने को मिलता है. तो वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड ऑन अ वेरी डिस्ट्रक्टिव नोट वी कैन से, एंड अब तो कंट्रीज ने ये अच्छे से रियलाइज कर लिया था कि भाई देयर इज अ नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्गर कॉपरेशन. एक ऐसा हमें एसोसिएशन, एक ऐसी ग्रुपिंग चाहिए जो बिल्कुल कोई वॉर आगे चल के ना हो पाए, ठीक है? सो फिर यहाँ पे यूएन का फाउंडेशन हुआ. So UN was founded as the successor to the League of Nations. तो लीग ऑफ नेशन जब फेल हो गया तो उसके बाद उसका एक सक्सेसर आया, मतलब उसी का एक रिप्लेसमेंट आया, हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन. United Nations, right? And it was established in 1945 immediately after the World War. आपको याद रखना है कि World War 2 आपका 1939 से 1945 तक चला था, and immediately after the end of the Second World War आपका United Nation फॉर्म हो गया, right? ओके, ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हम डिटेल में करेंगे, पहले इवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं. The organization was set up through the signing of the United Nations Charter by 51 states. ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब यूनाइटेड नेशन 1945 में फर्स्ट टाइम बना था तो इसके अंदर 51 कंट्रीज थी जिन्होंने आके साइन किया था, ठीक है? जो चार्टर था जिसके अंदर रूल्स लिखे थे सारे के सारे, प्रॉपर उसका एम ऑब्जेक्टिव सब लिखा था, तब उसको 1945 के अंदर 51 स्टेट्स ने साइन किया था. It tried to achieve what the League could not between the two world wars. और अब यूनाइटेड नेशन क्या अचीव करना चाहता था जो कि लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया? शांति, राइट? The UN's objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among the states. जाहिर सी बात है यूनाइटेड नेशन का काम क्या था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सके और कॉपरेशन को फैसिलिटेट कर सके. It was founded with the hope that it would act to stop the conflict between the states escalating into war, and if the war broke out, to limit the extent of hostilities. तो पहला तो ये था यूनाइटेड नेशन का कि हम किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होने ही ना दें.
कहीं पे अगर हमें लगता है कि दो कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है कि वॉर हो जाए फ्यूचर में, तो पहले ही उसको आगे अवॉइड कर देना। ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में कॉपरेट कराना, वर्ल्ड पूरा इंटरव्यू करेगा उसके अंदर और हम लोग वॉर को होने ही नहीं देंगे। बट इन केस अगर वॉर हो भी गया तो हम जल्दी उसके अंदर इंटरवीन करके जो हॉस्टिलिटीज है, यानी कि जो लोगों की जान जाती है, लोग मरते हैं या फिर जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है, हम उसके लेवल को कम कर सकें। Furthermore, since conflicts often arose from the lack of social and economic development, the UN was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world. देखो जाहिर सी बात है, कंट्री के अंदर वॉर कब होता है, वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कब होती है, दो रीजन होते हैं इसके मेनली, या तो वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट नहीं होता या फिर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। सोशल डेवलपमेंट कैसे, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पे एक सेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर हम लेट्स से दलित को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या फिर आप ले सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आप ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये कुछ सोशल ग्राउंड है जिसकी वजह से जब ब्लैक्स को आप इतना ह्यूमिलेट करोगे या दलित को आप बिल्कुल कोई राइट ही नहीं दोगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दलित कभी ना कभी तो प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे, लड़ाई करेंगे, राइट। तो एक तो होता है आपका सोशल कॉज जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है, दूसरा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, राइट, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी वो क्या करेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे, राइट। वो अपने प्रॉपर्ली उनको जब कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, अपने लाइफस्टाइल के प्रॉपर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिलेगा, तो वो फिर लड़ाई करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन का एक और पर्पस भी था कि अब हम क्या करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट लेके आएंगे। जितनी भी कंट्रीज हैं अगर वो सोशली डेवलप हो जाएंगी, इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएंगी, तो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर स्टेट्स, राइट। तो 2011 तक अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 मेंबर स्टेट्स जो थी वो ज्वाइन कर गई थी। इनिशियली यूनाइटेड नेशन के अंदर 51 कंट्रीज ने साइन किया था, 2011 तक 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन चुकी थी, और इसके अंदर ऑलमोस्ट आपकी सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंक्लूडेड थी। इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑल मेंबर्स हैव वन वोट ईच। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सॉरी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिटेल में एक बार यूनाइटेड नेशन और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स को देखेंगे। बट अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली होती है, जनरल असेंबली। अब अगर जनरल असेंबली है तो मतलब कि ये जितने भी मेंबर्स हैं आपके 2011 तक 193 थे, तो जितने भी आपके 193 मेंबर्स हैं ये सब जनरल असेंबली का क्या होंगे, पार्ट होंगे। और ये जो यूनाइटेड नेशन है आपके डेमोक्रेटिक है, मतलब कि वोटिंग के ऊपर काम करते हैं लोग, ठीक है। यानी कि जितने ज्यादा लोग इस चीज को एग्री करेंगे उतने ज्यादा वोट और मेजोरिटी से जीत जाएगी और वो डिसीजन आपका ले लिया जाएगा, राइट। तो जनरल असेंबली के अंदर हर किसी के पास एक वोट है, एक कंट्री के पास एक वोट। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपकी 5 परमानेंट मेंबर हैं, and it is very important to learn the name of these 5 permanent members. These are US, Russia, UK, France and China, right? अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स हमारे अच्छे से देखे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट थी पहले यूएसएसआर को दी गई थी, बट यूएसएसआर के बाद वो किसको मिल गई, रशिया को, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। तो डेफिनेट सी बात है, अगर हम परमानेंट मेंबर्स को याद करना चाहें तो यूएसए जो सबसे बड़ी उस टाइम पे पावरफुल कंट्री थी, तो उसको तो मेंबर होना ही था परमानेंट, उसको तो परमानेंट सीट मिलनी थी यूनाइटेड नेशन के अंदर। एंड अदर देन दैट यूएसए के अलावा रशिया, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करते हैं, यूएसए जो उस टाइम पे सबसे पावरफुल था, देन यूएसएसआर जो पावरफुल था बट यूएसएसआर टूट गया तो उसके बाद सीट किसको मिली, रशिया को मिली। तो यूएसए, रशिया एंड अदर देन दैट यूके। यूके हम लोगों ने बात की थी कि यूरोपियन यूनियन बन गई थी, ठीक है। तो यूके वाज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। एंड आल्सो फ्रांस एंड चाइना, ठीक है, फ्रांस एंड चाइना। सो दीज वर द पावरफुल कंट्रीज एट दैट टाइम जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिली थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। इसको हम डिटेल में करेंगे। These states were selected as permanent member as they were the most powerful immediately after the Second World War because they constituted the victors in the war. तो आप जानते होंगे भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतेगा या जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, पावरफुल जो भी कंट्रीज थी उस टाइम पे उनको क्या मिल गई, परमानेंट मेंबरशिप मिल गई यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की। The UN's most visible public figure and the representative head is the Secretary General. तो अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात करें, जैसे कि आज हम बात करते हैं इंडिया को कोई अगर रिप्रेजेंट करता है, इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी फिगर है जो हर जगह एक तरीके से सारे मेजर डिसीजन लेते टाइम वर्ल्ड लेवल पे सब इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी,
राइट. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वन हु रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द वर्ल्ड लेवल एज वेल एज इन द डोमेस्टिक वर्ल्ड आल्सो, राइट. अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए में इट इज द प्रेसिडेंट. यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, ही इज द वन हु रिप्रेजेंट्स द कंट्री, राइट. सिमिलरली अगर आप लोग रशिया की बात करें तो रशिया में भी व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेसिडेंट जो सब रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. और अगर हम लोग और कोई देखें तो वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कहीं प्रेसिडेंट होता है. तो इसी तरीके से अगर हम लोग यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा विजिबल फिगर है वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल. The present Secretary General of United Nations is Antonio Guterres. Again, very important. तो Antonio Guterres is the Secretary General of United Nations. और ये कौन से नंबर के Secretary General है? तो he is the 9th Secretary General. He took over as the Secretary General on 1st January 2017. तो 2017 में इनको सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन मिली थी एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जनरल हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो एक्चुअल में पहले कौन थे? तो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल, ठीक है. तो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल अप टिल 2002. तो 1995 से लेकर 2002 तक ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल एंड आफ्टर दैट ही वाज इलेक्टेड एज द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज फ्रॉम 2005 टू 2015. अगेन इसके बारे में हम पढ़ेंगे. जो मैंने आपको बताया कि देयर आर 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, तो वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज यूएनएचसीआर, ठीक है. इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करेंगे. तो यूएनएचसीआर के हाई कमिश्नर भी रहे थे कौन? एंटोनियो ग्यूटेरेस. द यूएन कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज. अब जितनी ये जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, इनके अलावा भी यूएन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और एजेंसीज हैं, राइट. War and peace and differences between member states are discussed in the General Assembly as well as the Security Council. तो अगर हम जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो जितने भी इश्यूज आपके वॉर या पीस से रिलेटेड होते हैं वो सारे आपके जनरल असेंबली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल में लिए जाते हैं. और जितने भी आपके, हमने बोला था कि यूनाइटेड नेशन का एक और काम है, क्या काम है? टू बेसिकली डेवलप द मेंबर स्टेट्स सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली. तो जितने भी आपके सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इनके लिए आपके यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग एजेंसीज बनाई हुई हैं, ठीक है. अलग अलग आपके कह सकते हो ग्रुपिंग्स बना रखी हैं. इन एजेंसीज को काम असाइन कर दिया कि भाई यू विल बी वर्किंग अपॉन द हेल्थ. तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. किसने बना दी? यूनाइटेड नेशन ने. तो यूनाइटेड नेशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उसको बोला कि भाई योर जॉब इज टू लुक आफ्टर दी हेल्थ ऑफ द मेंबर स्टेट्स, ठीक है. जितने भी हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन होंगे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका कंडक्ट करेगा, ठीक है. देन एक आपका एजेंसी बनाई गई यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट. एक आपका बनाया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, एचआरसी. ह्यूमन राइट मतलब कहीं पे किसी के ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना किया जाए, जैसे कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कहीं पे फीमेल्स को इसको देखना. सो दैट वाज ऑल डन बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन. देन we have the United Nations High Commissioner for the Refugees. Refugees मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री के अंदर कहीं वॉर चल रहा है, ठीक है. अब इस कंट्री में अगर वॉर टोन सिटी है, देन द पीपल विल ट्राई टू मूव टू डिफरेंट सिटीज जहाँ पे वॉर ना हो, राइट. तो ये जो लोग माइग्रेट करते हैं इनको क्या बोलते हैं? रेफ्यूजीज बोलते हैं, रेफ्यूजीज, ठीक है. अब ये जो रेफ्यूजीज हैं क्योंकि दूसरी कंट्री में आते हैं तो ये दूसरी कंट्री को प्रॉपर्ली राइट्स नहीं देता, ठीक है. एक कंट्री में अगर वॉर चल रहा है या लेट्स से कोई डिक्टेटर आगे रूल करने लग गया तो ये लोग दूसरी कंट्री में भागेंगे. बट ये कंट्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिफ्यूजीज को शेल्टर दे, बट वो नहीं दे पाते, ठीक है. तो इसीलिए फिर रिफ्यूजीज की उस टाइम पे बहुत एक बड़ा इशू था. तो रिफ्यूजीज के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि द रिफ्यूजीज शुड आल्सो बी लिव्ड विद डिग्निटी, ठीक है. तो दैट्स व्हाई अनदर एजेंसी वाज फॉर्म्ड. द नेम ऑफ दैट वाज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज. द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है. एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई आपकी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी कि बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए प्रॉपर्ली अलग से हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दी. बिकॉज यूएन को इसी अच्छे से पता है कि जो आज के बच्चे हैं वो कल का यूथ है, राइट. और उसी से फिर क्या होगा? सब चीज होगी. अगर आज के बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल के यूथ कैसी होगी? स्किलफुल होगी, राइट. और नेशन फिर डेवलप करेगा. एंड द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को. तो यूनेस्को भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को देखती है. साइंटिफिक अपलिफ्टमेंट की बात करते हो, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आप लोग जानते होंगे इंडिया के अंदर बहुत सारे आपके ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया है. तो उसका फायदा क्या होता है कि अब ये जो आपकी साइट्स है इनको प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट.
जो भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको प्रॉपर प्रिजर्व करके रखा जाए फॉर द फ्यूचर डेवलप, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो उस सब के लिए कौन काम करता है? आपका यूनेस्को काम करता है। तो आई होप दैट वाज क्लियर टू यू। हेलो स्टूडेंट्स, welcome to K2 Institute. So today we will be continuing the chapter number 4 of class 12 Polity. The name of the chapter is International Organizations, right? तो अब तक हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं? सो वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो वाई में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों बनाया गया, उसका रोल ही क्या है। देन हम लोगों ने बात करा इवोल्यूशन ऑफ यूएन के बारे में। हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन से पहले क्या एग्जिस्ट करता था। तो लीग ऑफ नेशन हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बेसिकली लोगों को समझ में आ गया कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉपरेशन, तो इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन। बट लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो एक और वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद फाइनली एक हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनाइटेड नेशन। इनिशियली 51 मेंबर से धीरे धीरे करके और कंट्रीज में ज्वाइन करते रहे, ठीक है। देन हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड नेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइज कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं जिनका अलग अलग काम है, जैसे कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा, यूनेस्को हमने देखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके UNHRC, ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सब चीजें पढ़ ली। एक बार इसकी पूरी टाइमलाइन देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन बनने में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके स्टेप्स थे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द 1941 अगस्त। तो 1941, ठीक है, अभी वर्ल्ड वॉर टू आपका चल रहा है, ठीक है। 1935 से 45 तक वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1939 से 45 तक आपका वर्ल्ड वॉर टू चला था। तो 1941 अगस्त का टाइम है when the signing of the Atlantic Charter by the US President Franklin D. Roosevelt and British PM Winston S. Churchill। तो बेसिकली एक अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था। अटलांटिक चार्टर का मतलब क्या है, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज योर साउथ अमेरिका, और ये आपका यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, ठीक है। प्लीज पार्डन माई ड्राइंग, बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड मैप लुक्स लाइक। तो ये जो आपका बीच वाला पूरा का पूरा ओशन है, दिस इज योर अटलांटिक ओशन, राइट। तो यहाँ पर मेजरली आपका यूएस है और यहाँ पे आपका मेनली यूरोप है, यूरोप है। तो इन दोनों कंट्री के जो पीएम है या जो प्रेसिडेंट है, उनके बीच में एक आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक चार्टर साइन हुआ था, उसका नाम था अटलांटिक चार्टर, ठीक है। किस किस के बीच में? जो प्रेसिडेंट थे यूएस के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश के पीएम विंस्टन एस चर्चिल। देन इमीडिएटली द नेक्स्ट ईयर इन 1942 जनवरी व्हाट हैपेंड, Allied nation, 26 allied nations fighting against the Axis power meets in Washington DC to support the Atlantic Charter and sign the declaration by the United Nations। ये एक्चुअली आपका हिस्ट्री का पार्ट है। इसको आप देख सकते हैं, जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो आपकी कुछ सेंट्रल पावर थी और कुछ आपकी एलाइड पावर थी, राइट। एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर आप इसको बोल सकते हैं, एंड देन द अदर वन वाज योर एलाइड पावर, एलाइड पावर, राइट। तो आपकी 26 एलाइड पावर थी और कुछ आपकी सेंट्रल और एक्सिस पावर थी, राइट। तो जो एलाइड वाले थे ये सारे के सारे मिले साथ में, कहाँ पर मिले? दे मेट इन वॉशिंगटन डीसी, और इन्होंने अटलांटिक चार्टर को एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया, और वहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन कि मतलब हम लोग एक यूनाइटेड नेशन बनाने वाले हैं, उसका जो डिक्लेरेशन था कि ऐसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, तो उसको साइन कर दिया। 1943 दिसंबर के अंदर तेहरान में कॉन्फ्रेंस हुई। तो वहां पे क्या डिक्लेयर हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ द थ्री पावर, यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। वहां पे तीन मेजर कंट्रीज को बोला कि भाई दीज कंट्रीज आर वेरी पावरफुल, तो उनको भी डिक्लेरेशन मिल गया, ठीक है। देन 1945 फरवरी के अंदर एक और कॉन्फ्रेंस हुआ आपका, याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिग थ्री। तो ये जितनी भी आपकी तीन मेजर आपकी कंट्रीज थी जो तेहरान कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर हुई थी, तो अब इनका एक दोबारा से कॉन्फ्रेंस हुआ याल्टा में, और यहाँ पे कौन कौन आया? रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएस के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, विंस्टन चर्चिल हु वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन, एंड स्टालिन, ठीक है। स्टालिन आपके कौन थे? रशिया के प्रेसिडेंट या यूएसएसआर के। decides to organize a United Nation conference on the proposed world organization। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस रखते हैं ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि अब एक बड़े वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो उसकी कॉन्फ्रेंस रखते हैं। देन इन 1945 अप्रैल मई के अंदर 2 महीने तक एक कॉन्फ्रेंस चली, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस 2 महीने तक चली ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में आपकी ये जो 2 महीने तक लंबी कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशन की, वो चली। देन इन 1945 जून 26 फाइनली एक यूएन चार्टर साइन हुआ बाय 50 नेशंस। पोलैंड साइन ऑन अक्टूबर 15, सो द यूएन हैज 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स।
पोलैंड का क्या सीन है यहाँ पे, साइन कितनों ने किया था, 50 ने किया था, साइन 50 ने किया था, बट 51 मेंबर थे ओरिजिनली जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक्सेप्ट किया, मतलब फाउंड किया, ठीक है। बट पोलैंड उस टाइम पे साइन नहीं कर पाया था, पोलैंड साइंड ऑन 15th of October, right? Then in 1945 October 24 UN was founded. Then finally in 1945 October UN was founded. तो अगर हम देखा जाए तो UN का जो डे है, the day which is celebrated as the UN Day falls on October 24. And then finally India की अगर हम बात करें तो India also joined immediately when it was formed in 1945. That was on October 30th. So 30th October 1945 India also joins the United Nations. So that's how the entire United Nations was founded.